हेलो दोस्तों। आप सबको सत्यमेव जयते, जागते रहो, संविधान पढ़ते रहो। जय भीम, जय भारत। आज हम जिस महत्वपूर्ण वीडियो की बात करना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण वीडियो उन सब के लिए है जो जब घटना होती है तो उनको जो है एफआईआर लिखना नहीं आता है, और एफआईआर लिखते भी हैं तो उल्टा सीधा एफआईआर लिख करके चले आते हैं, जिसके कारण उनकी एफआईआर कमजोर हो जाती है। और विवेचना के दौरान और जब साक्ष्य इकट्ठा किया जाता है, जब गवाह का जो है बयान होता है, तो उस समय आपका मुकदमा कमजोर हो जाता है और इससे घटना कारित करने वालों को जो है लाभ मिल जाता है और वो बरी हो जाते हैं। तो साथियों, अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति जो है पीड़ित है, जिन व्यक्तियों को जो है थाने में जाकर लोग लिखने के लिए पैसा मांगते हैं। आज हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं जिससे आपको एफआईआर लिखने में जो है दिक्कत नहीं आएगी। कई बार हमने देखा है कि लोग एफआईआर इस तरीके से लिखते हैं कि वो एफआईआर का कोई मतलब नहीं रहता है, जैसे घटना का जो है घटना ना बताना या टाइम ना बताना, और जो घटना हुई है उसको भी सही सही ना दर्शा करके वो घटना को ही बदल देते हैं, जो कि जब बयान होने लगता है, जब उनसे विरोधी वकील पूछता है तो वो अपने बयान से बदल जाते हैं और इससे जो वादी मुकदमा का विरोधी होता है वो आसानी से छूट जाता है। तो आपका मुकदमा आसानी से न छूटे, अपराध अगर आपने दर्ज कराया है तो वो अपराध भी उन लोगों तक जो जिन्होंने अपराध किया है उनको जेल तक अगर पहुंचाना है तो आपको ये पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। साथियों, हमने ये बताया है कि ये प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर का जो प्रार्थना पत्र है, इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए। सबसे पहले हमने लिखा है कि प्रार्थना पत्र जो है वो हस्तलिखित हो और टाइप हो, साफ स्वच्छ पठनीय हो। ऐसा है कि लोग जो है ज्यादातर टाइप करा लेते हैं, लेकिन वास्तव में जब प्रथम सूचना रिपोर्ट आदमी दर्ज कराने जाता है तो वो कभी रात होती है, कभी जो है ऐसा समय होता है कि जब जो है आपको टाइप करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अब जरूरत है कि आपको हस्तलिखित जो है ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जिसकी राइटिंग अच्छी हो, स्वच्छ हो। पता लगा कुछ लिखा है वो पढ़ने में नहीं आ रहा है वो, तो इसलिए आपको सबसे पहले जरूरी चीज है कि आपका जो लिखने वाला व्यक्ति है उसकी राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर साफ सुथरी राइटिंग नहीं तो उसका भी आपको नुकसान मिलेगा। और दूसरा, प्रार्थना पत्र एक पेज से ज्यादा ना हो। इसलिए आपसे बता रहे हैं कि हम लोग घटना को या किसी गांव गिराव के लोग भी ऐसे होते हैं जो अपने को बहुत ज्यादा कानूनचिया बताते हैं और वो इस तरीके से लिखवा देते हैं कि आपको जब वो कोर्ट में मामला आता है तो वो पता नहीं लगता कि क्या लिखा गया है, घटना क्या कह रही है। एफआईआर तो दर्ज हो जाएगा लेकिन उस एफआईआर में कोई मजबूती ना होने के कारण आपका केस जल्दी छूट जाएगा और जिसके ऊपर आपने अपराध दर्ज कराया है वो दोष मुक्त हो जाएगा। इसलिए आपको नंबर 2 की ये बात जो है, प्रार्थना पत्र एक पेज से ज्यादा ना हो। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो 1.5 पेज से ज्यादा आप कभी भी कोई एफआईआर की प्रथम सूचना रिपोर्ट आप जो है थाने में इससे बड़ी ना लिखें। जितना बड़ा आप जो है प्रार्थना पत्र बनाएंगे उतने ज्यादा आपके लिए नुकसानदेह होगा ट्रायल कोर्ट में। तो केवल ये नहीं कि आपने जो है एफआईआर लिखा दिया, वहीं पर आपका काम खत्म हो गया। साथियों, यही सबसे ज्यादा होता है। हम समझते हैं कि अपने अगर एफआईआर के लिए प्रार्थना पत्र दिया और लिख भी गया तो हम संतुष्ट हो जाते हैं कि एफआईआर तो हो गया है, लेकिन एफआईआर केवल एफआईआर हो गया है। इससे अगर आप संतुष्टि करके बैठ गए हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। इसलिए आपको प्रार्थना पत्र जो है एक पेज से ज्यादा ना हो, मैक्सिमम 1.5 पेज से ज्यादा ना लिखें, ये ज्यादातर कोशिश हो। नंबर 3, देखा गया है कि लोग अपने एप्लीकेशन में प्रार्थना पत्र में वो घटना का तो कभी कभी तो लोग दिनांक भूल जाते हैं, और जैसे दिनांक लिखा भी तो स्थान भूल जाते हैं, स्थान लिख दिया तो समय घड़ी भूल जाते हैं। अब समय के साथ साथ घड़ी भी जरूरी है। हम लोग अवधी भाषा में उसको 1 घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी कहते हैं। तो जैसे सुबह है, शाम है, दोपहर है कि रात के घटना है,
घटना कब हुई ये दर्शाना अति आवश्यकता है। किस दिनांक को, कितने बजे और कहां पर हुआ है। जो आपके साथ जो घटना जिसके बारे में आप एफआईआर लिखाना चाह रहे हैं, उस एफआईआर में ये 3 चीज का कब, कहां और कैसे, इस चीज का जरूर जो है आप ध्यान दे करके जब भी आप लिखने जाएं, एफआईआर लिखाने जाएं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये चीज जरूर आना चाहिए, कब, कहां और कैसे। मान लीजिए कोई एक गांव है कि रामू का पुरवा है, अब वहां आपको ये लिखना है कि रात को घटना घट गई रात के 8 बजे, तो आपको लिखेंगे आज दिनांक 1 दिसंबर रात करीब 9 बजे और जो है हमारे गांव रामू के पुरवा में फला फला लोगों ने मारा पीटा। तो ये इस तरीके से घटना का दिनांक, स्थान और समय, यानी कि कब, कहां और कैसे, अगर किसी एफआईआर में कब, कहां और कैसे का आपने संबंध नहीं बनाया है तो एफआईआर अगर किसी दबाव में लिख भी जाती है तो एफआईआर किसी काबिल नहीं रहेगी और बाद में जाकर के ये ट्रायल कोर्ट में ये बेकार साबित होगी और मुलजिम छूट जाएगा। अब चौथा पॉइंट है, ये घटना का कारण जो हो वो तथ्यात्मक होना चाहिए। जो घटना करने वाला है, जैसे हम जब कोई शुरुआत करते हैं, झगड़ा कहां से शुरू हुआ, उससे आपका क्या इंटेंशन है। मान लीजिए हम एक मोबाइल रात में ले जा रहे थे, मोबाइल चलाते हुए, तो उसने देखा कि इसकी एक अच्छी मोबाइल है, इसको छीन लिया जाए, जलन बस उसने, क्योंकि हम अच्छी मोबाइल लिए थे तो उसने जलन बस मेरी मोबाइल जो है बहुत दिनों से ताड़ रहा था कि ये मोबाइल इसकी अच्छी है, इस कारण वो मांग रहा था और उस मोबाइल के जलन के कारण उसने मुझे मारा पीटा जब मैंने मोबाइल नहीं दिया। तो ये मतलब ये एक घटना का तथ्यात्मक बनाना है कि वो जो झगड़ा हुआ, जो मारपीट हुई, जो आपको सताया गया, वो कौन सा कारण है। और अगर कारण आप तथ्यात्मक रूप से नहीं बताए तब भी ये मुलजिम को इसका फायदा मिल जाएगा और जो है आप जो है का मुकदमा जो है वो छूट जाएगा और आप मुकदमा हार जाएंगे। तीसरा, अब 5वां पॉइंट है हमारा कि शब्द का चयन सरल और आसान होना चाहिए। जब आप बहुत आसान भाषा में लिखे हैं कोई शब्द तो उसका मतलब जो जिसके द्वारा प्रार्थी जो है उसको समझदारी होना चाहिए। अब आपने अगर बहुत ज्यादा उसमें ऐसा कुछ लिख दिया कि वो जब ट्रायल होने लगेगा, जब उसका बयान होगा, जब उससे क्रॉस क्वेश्चन होगा तो पता लगा उसका कोई मतलब नहीं जानते हैं। तो इसलिए जो है सरल भाषा में होना चाहिए कि जो पीड़ित है उसको वो भाषा बाद में भी याद रहे, इसका ये मतलब है। अब घटना करने वाले व्यक्ति का नाम, अब घटना करने वाला व्यक्ति कहां पर था, कैसे आपसे संबंध बना और लोग जो है कैसे आपको मारे पीटे, तो उस घटना करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, पता, पिता का नाम, ये ज्यादातर होना चाहिए। अगर आप अज्ञात में लिखा देते हैं तब भी हमारा जो है वो, जैसे हम नहीं जानते हैं तो अज्ञात में लिखाना हमारे लिए मजबूरी है, लेकिन अगर आप जान रहे हो तो नाम जरूर ओपन करें, अज्ञात में मुकदमा ना लिखाएं। अगर अज्ञात में जाएंगे तो आपका मुकदमा लिखा भी नहीं जाएगा, बहुत कोशिश करने के बाद ही घटना लिखी जाएगी। मान लो रास्ते में चोरी डकैती हो जाती है तब तो चोर को कोई पहचानता नहीं, तो वहां अज्ञात ही लिखा जाएगा। आपकी मोटरसाइकिल कोई छीन लेता है जो आज इसको आप जानते नहीं, तब तो उसका अज्ञात में जाएगा। लेकिन कभी कभी मोटरसाइकिल छीनने वाला व्यक्ति को आप पहचान लेते हैं, आप शिनाख्त कर लेते हैं, तो उसका नाम और पता और कब वो कहाँ का रहने वाला है इसका जरूर उसमें जो है आप उसमें जरूर लिखें। अब नंबर 7 पॉइंट है, घटना के 8 घंटे के भीतर संबंधित थाने में आपको प्रार्थना पत्र अमूमन दे देना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप जितने डिले करेंगे, आप 3 दिन बाद एफआईआर लिखाएंगे, 4 दिन बाद एफआईआर लिखाएंगे, तो इसका भी लाभ फिर ट्रायल कोर्ट में बताते हैं। जब कोर्ट में एफआईआर का ये मतलब होता है जब दर्ज हो जाता है एफआईआर, तो बाद में जब जो है वो जमानत पर जाएगा मुलजिम या अपने केस की आप पैरवी कर रहे होंगे, तो वहां पर जो है ये डिले एफआईआर है, तो उसका जो वकील है, जो अधिवक्ता है उनके, वो कहेंगे ये डिले घटना है, 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद, इसका मतलब एफआईआर झूठा लिखाया गया है। तो कोशिश करना चाहिए जब भी घटना हो तो आप तत्काल के तत्काल आप थाने जाएं और वहां पर अपना प्रार्थना पत्र दें। और प्रार्थना पत्र अगर जो है एफआईआर नहीं हुआ है
तो उसका आगे संबंधित सीओ और एसएसपी को आप देंगे, लेकिन हमको घटना के 8 घंटे के भीतर जरूरी है कि हम उसका जो है प्रार्थना पत्र हम थाने तक पहुंचा दें। नंबर 8 है, यदि हम गंभीर, अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा चोट लग गई है मारपीट में, उस घटना में जिसने कारित किया है, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहता है पहले दवा कराना जरूरी है। इस दौरान आप डिले के लिए आप उनको, पुलिस को 112, अगर आप यूपी में रहते हैं इस तरह अलग अलग जगह पर कहीं 100 नंबर, तो इस तरह का आप उसको सूचना दे सकते हैं। या संबंधित थाने की भी CUG मोबाइल होती है, उस पर भी आप थानेदार को अपने घटना के बारे में सूचित कर सकते हैं कि इतना मारपीट हुई है, सर में चोट लग गई है, दवा कराना जरूरी है, इसलिए हम लोग अस्पताल जा रहे हैं, सरकार आपकी सहायता चाहिए। तो इससे जब भी आप थाने जाएंगे तो थाने वाले आप पर शक नहीं करेंगे कि ये झूठी घटना है। कभी कभी क्या है कि चोट लग गई, आदमी जा रहा है एक्सीडेंट में और किसी को फंसाने के लिए क्या करता है कि उसने बाद में घटना बता दिया कि फलाने ने जो है हमको मार दिया। तो इसी सब से बचने के लिए अगर आपके वास्तव में झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुआ है, किसी ने आपको पीड़ित किया है, तो आपको उसके बारे में मतलब जल्दी से जल्दी अगर सूचना दे देंगे तो उतने जल्दी आपके लिए FIR लिखना आसान होगा। अब 9वां नंबर हमारा आता है, प्रार्थना पत्र देने वाले का हस्ताक्षर और अंगूठा जरूर होना चाहिए। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, प्रार्थना पत्र दे देते हैं और जो है FIR भी थाने पर दर्ज हो जाती है, लेकिन जा करके जब वहीं फंसता है, फिर कोर्ट में जाकर फंसता है, जब पूछताछ होती है तो वहां की जो आपके जो है विपक्षी अधिवक्ता होंगे वो पूछेंगे इस पर हस्ताक्षर नहीं है, इसका मतलब ये झूठा है। और जहां तक कोशिश करें FIR अपने हाथ से लिखें, प्रार्थना पत्र अपने हाथ से लिखें, और जब भी पूछा जाए कि आपका प्रार्थना पत्र किसने लिखा, तो आप बता दीजिए कि एक आदमी मिला, उसने प्रार्थना पत्र लिख दिया। कभी ये मत बताइए कि वो कानूनी जानकार था, हमारे अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र लिखा, क्योंकि जब भी अधिवक्ता का आता है, नाम आ जाता है, तो उससे ये लगता है कि ये बनी बनाई घटना बनाया गया है, घटना हुआ नहीं है, उसका लोगों को लाभ मिल जाता है। तो आप सबको ये 9 पॉइंट पर आपको FIR के लिए जरूरी जो है सूचना बता रहा हूं। अगर आप सब इस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, और ये सबके लिए है। ये वीडियो किसी एक धर्म वाले के लिए नहीं, किसी कास्ट में। हम संविधान का राज लाना चाहते हैं। आप तक कानून, लोग कहते हैं कि इस देश में कानून का राज नहीं है। इस देश में कानून का राज इसलिए नहीं है क्योंकि आप कानून नहीं जानते हो, और जब तक आप कानून नहीं जानोगे तब तक देश में कानून का राज कहां से आएगा। क्योंकि कानून कोई भी चीज है, जब आप जानकारी करके जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, तो कपड़ा के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आपके साथ ठगी हो जाएगी। वैसे इस देश में कानून बहुत है और हर नागरिक को सुरक्षा देते हैं कानून, लेकिन कानून की जानकारी के अभाव में लोगों को लाभ मिल जाता है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा, इसके बाद की जो हमारे जो है नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड आ रहा है उसमें आपको बताऊंगा कि जब आप FIR लिखा लेते हैं तो वहीं तक केवल आपका काम समाप्त नहीं होता है। आगे कौन कौन से बिंदु पर गुजरना होता है, कौन कौन सा साक्ष्य देना पड़ता है, हम साक्ष्य को कैसे इकट्ठा करके रखें, अपने FIR को कैसे याद करके रखें, विरोधी अधिवक्ता क्या पूछेंगे, ये सब सवालों का जवाब हम आपको अगले वीडियो में देंगे। और आपकी अगर कोई समस्या हो तो हमारा मोबाइल नंबर है 75 220 422 22। हाँ ठीक, आपने सुना, 7522242222, 4 बार लास्ट में 222 4 बार है। तो ये हमारा नंबर है। आप हमसे कोई भी कानूनी सहायता ले सकते हैं। आपसे कोई हम पैसा नहीं ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं देश में संविधान का राज है, कानून का राज है। अगर ये संविधान और कानून का राज आ जाएगा तो हर आदमी इस लोकतंत्र में अपने को मजबूत पाएगा, और जो नौकरशाह लोग हैं वो अपने को कमजोर पाएंगे। हमारी यही स्थिति है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का, और चाहते हैं आप इस वीडियो को आपसे अगर हो सके तो शेयर, लाइक और अपने कमेंट जरूर दें। अगर कोई आपका सुझाव है, कमेंट का मतलब ही सुझाव होता है, तो आप जरूर वहां पर दें, लिखें। यूट्यूब में नीचे वही कमेंट लिखा होता है, वहीं पर आप लिख देंगे। तो जैसे फेसबुक पर लिखते हैं, व्हाट्सएप पर लिखते हैं, वैसे आपका कमेंट हमको मिल जाता है। और आप हो सके तो अपना मोबाइल नंबर से भी सूचित करें, किस जिले से हैं, कहाँ से हैं, और जो है आपकी समस्या क्या है, इसका जरूर ध्यान दे करके
वीडियो में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, सत्यमेव जयते। जागते रहो और जगाते रहो। जागने से कहते हैं कि जो जागा, जब से जागा तभी सवेरा। जब आप जागोगे तभी आपका कानून का राज आएगा। इसलिए जगाना हमारा काम है। जागते रहो और जागते ही ना रहो, जगाने का काम है। जगाते रहो और संविधान पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। यही हमारा नारा है। यही हम लोग चाहते हैं। इस देश में संविधान का राज हो, किसी व्यक्ति विशेष का राज ना हो। आप सब वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, आप सब सराहना करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।